हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर क्लास 10th का जो फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और मैं ये ख़ास वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मतलब स्टूडेंट्स हैं और जिनको समझ नहीं आती चीज़ें या जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, इंग्लिश थोड़ी वीक है, उसको बड़ा मैं अच्छे से समझाऊँगा। इसमें मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इसको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हैं ज़्यादा स्लाइड्स हैं नहीं, तो मैं इसको लेक्चर वाइज लूँगा। जैसे ये फर्स्ट लेक्चर है और फिर अगले 4 से 5 लेक्चर्स बहुत हैं, मैं उसमें निपटा दूँगा इसको, इस चैप्टर को। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। एक सेकेंड, सॉरी गाइज, ये हाईलाइट ये नहीं हो रहा है ना पेन। हाँ, इसका थिकनेस मैं कम कर दूँ, ज़्यादा थिकनेस है। तो केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए प्रॉपर्टीज, पूरी तरह से नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, इंटायरली सब्सटेंसेस विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी। इंटायरली का मतलब पूरी तरीके से नए प्रॉपर्टीज़ के साथ सब्सटेंसेस बनते हैं किस थ्रू द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। यानी जो केमिकल बॉन्ड्स है, केमिकल बॉन्ड्स कहने का यहाँ मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, किस तरीके से? थ्रू द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। यानी जो पहले केमिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको तोड़कर और नए केमिकल बॉन्ड्स बनाकर, मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, यहाँ पे न्यू होना चाहिए था। तो अब केमिकल रिएक्शंस में होता क्या? केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के बीच में। जैसे अगर रिएक्टिंग सब्सटेंस है, लेट्स से मैं आपको कैसे समझाऊंगा, लेट्स से Zn जिंक प्लस HCl, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो खैर बैलेंस क्या होता है उस समय मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पे होता क्या है, ZnCl बनता है। और एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा क्यों नहीं रहा है, यार डिलीट। तो Zn प्लस HCl यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अभी आप घबराएं ना कि मैंने क्या लिख दिया है, मतलब आपको समझा रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन ऐसे ही लिखा जाता है। तो ZnCl और H2 गैस हमारा क्या होता है, H2 गैस इवॉल्व कर जाता है। तो इसमें हुआ क्या? अब देखो, जो HCl है ये H प्लस Cl से बना है और ये जिंक तो सिर्फ एक ही है, सॉरी ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड तो नहीं है। तो हुआ क्या कि ZnCl देखो, अब नए यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ कि जिंक और ये जो HCl में जो भी है, जैसे Cl हो गया और ये तो नए एटम्स आ गए कोई और एलिमेंट के, लाइक हीलियम आ गया या कुछ और आ गया। यहाँ पे है तो Zn और Cl ही है, H2 ही है, हाइड्रोजन ही है। लेकिन क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया। देखो ये एक अरेंजमेंट था, इसका अरेंजमेंट तो होगा ना कोई एटम्स का, तो इसका अरेंजमेंट बदल गया। यानी ये ZnCl के साथ जाके अरेंज हो गया और H2 इवॉल्व कर गया। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि ये ओल्ड केमिकल बॉन्ड है और ये टूट गया और यहाँ पे ZnCl इसके साथ बॉन्ड बना लिया, Cl के साथ, सॉरी जिंक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के जिंक क्लोराइड बना लिया और H2 गैस इवॉल्व हो गया। तो यही चीज़ होते हैं। तो हम डेफिनेशन बहुत आसान है हमारा। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है या प्रोसेस या सच अ प्रोसेस, जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप एज इट इज़ अगर एग्जाम में लिख के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जितना मार्क का क्वेश्चन रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझते हैं। रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेज दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंसेज दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यानी जो भाई केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, यानी कुछ को मिला के ही तो रिएक्शन ये होगा। जैसे Mg+O है, G+O2, तो हमारा MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें कौन रिएक्टेंट्स हो गया और कौन प्रोडक्ट्स हो गया? तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये दोनों, यानी ये पार्ट ले रहे केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। और ये जो बन रहा है, द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, यानी केमिकल रिएक्शन का होने की वजह से जो बनता है MgO, तो जैसे ये बना है तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट है, आप लोग समझ रहे हैं ना? तो ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं कि इसमें मैं ज़्यादा इलॉबोरेट करूँ, ये बहुत आसान है। किस बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है? रिएक्टेंट्स यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, अब कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, अभी ZnHCl वाला जो एग्जांपल दिखाया हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे Cu+O, ये हमको क्या मिलेगा, CuO, ये केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे कॉपर है और ये ऑक्सीजन है और ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो इग्नोर कीजिएगा। तो कॉपर ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, नया सब्सटेंस बना। अब जरूरी नहीं एक सब्सटेंस बनेगा, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में आखिर पार्ट ले रहा है ना, पार्ट लेने का मतलब यही दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। यानी जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं उन्हीं को रिएक्टेंट कहा जाता है। समझ रहे हो? ये चीज़ था केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ में होता है, जरूरी नहीं कि हमारे लैब में ही केमिकल रिएक्शन हो। जैसे मिल्क खट्टा हो जाता है, हम लोग छोड़ देते हैं दूध को रख के। जैसे आजकल कभी गर्मी ही है तो देखते नहीं है कि हाँ, घर का लोग बोलता है कि रख दो दूध को अंदर फ्रिज में, जब ठंडा हो जाता है तो
बाहर छोड़ने पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है उसमें। केमिकल रिएक्शन जैसे दूध है, हम लोग रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, तो वो भी हमारा एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस का। क्या बोलते हैं, फ्रूट का पकना, फल पकता है कैसे, वो भी केमिकल रिएक्शन है। जो एंजाइमेटिक केमिकल चेंजेस हैं, जो उसमें एंजाइम्स है उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, तो वो उससे ये पक जाता है। तो यही सब समझाया गया है। फिर कंबस्चन है, जैसे हमारे घर में हम गैस जलाते हैं, तो ये सब बड़ा आसान कॉन्सेप्ट था। एक बार मैं समझाता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। केमिकल रिएक्शंस का हमने समझाया डेफिनेशन, और क्या होता है अच्छे से मैंने एलेबोरेट कर दिया है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझे, और ये हमारा बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Mg+O। Mg+O क्या होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला ये है, और Mg मैग्नीशियम के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और ये इसका हम लोग ये पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट। तो मैग्नीशियम जो है ना हवा में जलता है, क्या बोलता है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम लोग जलाते हैं, जब हवा में जलता है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो आपको एक चीज़ समझाते हैं इसमें कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जैसे ये रिबन है मैग्नीशियम का, तो इसको हम लोग घसते क्यों हैं, ये क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोग सैंड पेपर से क्यों घसते हैं। मान लो ये सैंड पेपर है, तो इससे हम लोग उसको क्यों घसते हैं या रब क्यों करते हैं। तो इसलिए रब किया जाता है क्योंकि लिए स्लो एक्शन होता रहता है एयर का। मान लो मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है ऐसे, तो कहीं पे रखा रहेगा तो हवा से कांटेक्ट तो रहेगा ही, तो एक्शन होता रहता है, और उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का इनर्ट लेयर बन जाता है, यानी अनरिएक्टिव लेयर, जो कि रिएक्टिव नहीं होता है और जलने से रोकता है। तो इसीलिए हम लोग उसको सैंड पेपर से रब करते हैं जलाने से पहले, ताकि जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का है लेयर है उसके सरफेस पे, उसको हटा दिया जाए, जो उसका परत है उसको हटा दिया जाए। समझ रहे हो। तो ये है हमारा क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन। ये हमारा आ जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो कुछ आसानी से दिख जाने वाले चेंजेस होते हैं। यानी मान लो जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, तो वहाँ पे हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हो रहा है, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसीलिए तो इन्हीं द ईजी ऑब्जर्वेबल चेंजेस, द ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो कि होता है इजीली, इसमें राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो जो आसानी से जो हम लोग देख पाते हैं चेंजेस, इन जो कि रिजल्ट में होता है, यानी उसके परिणाम स्वरूप होता है केमिकल रिएक्शन के, उसी को हम लोग इन्हीं इजी ऑब्जर्वेबल चेंजेस को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको 5 पढ़ना है, क्या बोलते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आप लोग समझ गए। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ कि द ईज़िली राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा राइटिंग मेरा ख़राब है। द ईज़िली ऑब्जर्वेबल थोड़ा ख़राब नहीं है, ज़्यादा ख़राब है। द ईज़िली ऑब्जर्वेबल चेंजेस यहाँ पे एस लगा दीजिएगा, चेंजेस विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द इजली ऑब्जर्वेबल चेंजेस विच टेक प्लेस एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ अच्छे से देख लेने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या कौन कौन है। तो 5 है हमारे पास। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सेकंड नंबर है, और थर्ड है चेंज इन कलर, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, और फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। सबको बारी बारी से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस से होता क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं ना, जब वो होते हैं तो वहाँ पे गैस निकलता है। जैसे यहाँ पे Zn+H2SO4 का दिखाया गया एग्जांपल। लेट मी टेक अनदर कलर सो आपको अच्छे से दिखे। Zn(H2SO4), और जब हम लोग ये जैसे हमारा हो गया, लेट से बीकर है। अब मेरे को डायग्राम उतने अच्छे से ड्रॉ करने आते नहीं है, ये सब मेरे प्रॉब्लम है। खैर, तो इसमें आप लोग इमेजिन करें, वाटर में कोई और कलर का ले लेता हूँ, ब्लू कलर। ये वाटर है इसमें, और हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ये ऑन जल्दी होता नहीं। हमने जिंक ग्रेनुल्स डाले। जिंक ग्रेनुल्स का मतलब क्या हुआ, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले या दाने डाले, उस टाइप का होता है। जब आप जाइएगा मार्केट में तो ऐसा नहीं मिलेगा ईजिली, पता नहीं। अब तो यहाँ पे जिंक ग्रेनुल्स हैं, ये आप डालिएगा तो रिएक्शन होगा। ये हमारा है, वाटर नहीं है, सॉरी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, गलती से बोल दी, ये वाटर नहीं है, सॉरी। ये जो मैंने ब्लू बनाया है वाटर नहीं है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट है, यानी उसमें वाटर मिला हुआ है, वाटर नहीं है, मैं गलती से बोल गया हूँ। तो आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो जैसे हम लोग मिलाएंगे उसमें तो रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स कौन हो गए, Zn और H2SO4, और हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। मैं आपको रेड कलर लेकर समझा रहा हूँ।
तो क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शन होगा और H2 गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, इवॉल्व कर जाता है। गैस है, सब में नहीं होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में होता है। अब इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब कुछ है ना केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या है कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है। यानी अगर जैसे हम लोग यहाँ पे लिया गया है क्या चीज़ का एग्जांपल, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। आयोडाइड का जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास लेड आयोडाइड बनता है प्रेसिपिटेट, वो नीचे बैठ जाता है। जैसे कि हम लोग कोई जैसे बीकर है या कोई भी है, लेट से एनी थिंग जिसमें हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, बीकर वगैरह ये सब में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रेसिपिटेट क्या होता है कि इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में होता है, लिक्विड केमिकल रिएक्शन में। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो PbNO3 यहाँ पे है तो उसका हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, यानी लेड नाइट्रेट का हम लोग पानी के साथ सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड अगर मिलाएंगे तो क्या होता है कि पोटेशियम जो रिएक्शन करेगा और उसमें कुछ लेड आयोडाइड बनेगा, जो कि यहाँ पे ऐसे 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 इकट्ठा हो जाता है। मैं उसको कुछ और कलर से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे लेड से कलर पे ऐसे 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 इकट्ठा हो जाता है और ये हमारा बन जाएगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। जो पोटेशियम ये येलो कलर का होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, येलो कलर का होता है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, देखिए मेन समझना होता है। अगर हम लोग समझेंगे नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये करेक्टराइज्ड होता है, यानी हम यहाँ पे हम लोग जब ये रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बना, जो कि पानी में मिल नहीं रहा है, वहाँ पे हम लोग इजीली उसको देख पा रहे हैं। तो वैसा सब्सटेंस बनेगा, ऐसे 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 इसमें है और यहाँ पे सब्सटेंस बन जाता है कुछ जो पानी में नहीं मिल रहा है, तो वही लेड नाइट्रेट बनता है। सॉरी, लेड नाइट्रेट बोल दिया मैंने, ज़बान फिसल जाती है कभी कभी। तो लेड आयोडाइड बनता है जो कि येलो कलर का होता है और ये हमारे पास बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो हमने दो समझ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। कहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया था केमिकल रिएक्शंस का, और दो हमने समझ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये दो हमने समझ लिया। और अब फिर थर्ड पे आते हैं जो कि है चेंज इन कलर। तो कुछ है ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर में चेंज दिखता है हम लोग को। जैसे कि अगर सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर रिएक्ट करें तो पर्पल कलर का जो है ना पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन वो डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस बन जाएगा। और क्या बोलते हैं कलर, देखो तो भाई मैं समझा रहा हूँ। लेट से अब हमारा कलर का मान लो, पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेंगे यानी पानी के साथ एक्वस सॉल्यूशन, पानी के साथ सॉल्यूशन ही लिया जाता है जनरली यूजुअली। तो ऐसे हमने ले लिया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिया और उसमें हम लोग क्या मिलाएं, सिट्रिक एसिड मिला दिए। लेट से यहाँ से सिट्रिक एसिड ऐड हो रहा है। अब मैं हर चीज़ को तो विजुअली दिखा नहीं पाऊँगा, यहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो इसका कलर है ना, ये बदल जाता है, ये कलरलेस हो जाएगा। जो ये इसमें है ना, ये ऐसे ऐसे डिसअपियर होने लगता है धीरे 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 धीरे। सॉरी वो तो बीकर ही गायब हो गया। तो ऐसे डिसअपियर हो जाता है और ये बदल जाएगा, कलरलेस हो जाता है सिट्रिक एसिड के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को। यानी पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पे सॉल्यूशन था और इसमें हम लोग सिट्रिक एसिड डाले हैं, तो हुआ क्या कि जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का, पर्पल कलर है, वो कलरलेस हो जाता है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल में पोटेशियम परमैंगनेट वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि पर्पल, देखो पर्पल यहाँ पे लिखा भी है, आपको हाईलाइट करता हूँ। पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट बिकम्स कलरलेस व्हेन रिएक्टेड विद सिट्रिक एसिड। ऑरेंज पोटेशियम, एक और हमारे पास एग्जांपल है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए, कुछ तो आप लोग खुद से कीजिए। चेंज कैरेक्टरिस्टिक में चेंज इन टेम्परेचर जो कि है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी सिलेक्ट परफेक्ट कलर। हाँ, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस है ना इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं हीट एनर्जी एक्सचेंज का। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे चेंज होगा हमारे टेम्परेचर में। ठीक है, जैसे कि देखते हैं आप कि यहाँ पे हमारे पास क्विक लाइन है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लेट मी इसका वॉल्यूम डाउन। तो देखो हमने वाटर मिलाया H2O। ये देखो वाटर का टेम्परेचर हमारे पास था 32.1 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हमारे पास क्विक लाइन जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, हमने मिला दिया। और वाटर अब देखो गर्म ही आ रहा है, अब बुलबुले हम देख सकते हैं ध्यान से, देखो तो। और हमारा जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2। सिर्फ एक यही एग्जांपल नहीं है, और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये आसानी है, देख सकते हैं। हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अभी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझाऊंगा मैं। टेम्परेचर हाई हो चुका है, वहाँ पे साफ दिखा रहा है। ये आपने देखा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग क्विक लाइन भी बोलते हैं। और वाटर H2O का रिएक्शन देखा, उसमें बना क्या, तो यार क्या बना है हमारे पास, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ।
तो अभी हमने देखा जो CaO और H2O का यानी क्विक लाइम इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, और ये हमारा है वाटर। तो इस दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, CaOH होल 2, यही बना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एनर्जी भी हुई थी, एनर्जी क्या, हीट के फॉर्म में निकली, तो हम हीट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यानी टेम्परेचर में चेंज, वैसे वहाँ पर दिखाया कि 32 पॉइंट समथिंग था और फिर वो हाई टेम्परेचर हो गया। तो यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस है ना, वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज होता है, जब वो केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि क्विकलाइन का हमने एग्जांपल देखा। और एग्जांपल्स जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जिंक ग्रेनुअल्स को हम लोग जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखते हैं तो वहाँ पे भी टेम्परेचर में बदलाव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे कि अब हम लोग कार्बन को, जैसे कार्बन कोल के फॉर्म में होता है तो हम जब जलाएंगे उसको तो गर्मी निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये और अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे आते हैं। एक्सोथर्मिक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, जैसे क्विक लाइम प्लस वाटर वाला जो है, तो इसमें हीट निकला था ना, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और एंडोथर्मिक में ऐसा जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड है, यानी इसमें एनर्जी अंदर लिया जाए केमिकल रिएक्शन में, यानी बाहर से इन्वायरमेंट से एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो, एनर्जी रिलीज ना हो, तो उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। अब चेंज इन स्टेट में भी चेंज हो जाता है, जैसे वैक्स का कंबस्चन होता है। वैक्स का कंबस्चन में दोनों चीज़ होता है कि केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है। जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, यानी जो वैक्स पिघलता है, जो मोमबत्ती पिघल के नीचे गिर रहा होता है और फिर जम जाता है, वो तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि लिए वो पिघला है और फिर जम जाएगा। और जो वहाँ से धुआं निकलता है, जो स्मोक निकल रहा है, वो हमारा केमिकल चेंज होता है। तो ये हमारे स्टेट में भी चेंज होता है। तो ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट होता है ज़रूर ये करके कीजिएगा, लाइक टाइम स्टैम्प टैग करके मुझको कमेंट कीजिएगा। केमिकल इक्वेशन, अब हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। ये तो हमने देख लिया केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को दर्शाने का, दिखाने का। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल। जैसे कि जिंक वाला हमने समझाया था, तो यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनता है, यानी Zn प्लस H2SO4, ये 2 है, 2H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, यही है। तो यहाँ पे जो जिंक है, तो ये देखो ZnH2SO4 और जिंक, तो जिंक सल्फेट इसको, ये इसका ये है, ठीक है। और H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो बात यहाँ पे दिखा के देखो, अब मान लो हमको ये बार बार जिंक लिखेंगे, पूरा ये नाम लिखेंगे तो ज़्यादा ये होगा, क्या बोलते हैं, टाइम लगेगा और ये लेंदी हो गया। और वहीं पे हम केमिकल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी जैसे जिंक के जगह पर Zn का इस्तेमाल किया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर H2SO4, जो केमिकल फार्मूला है, जो केमिकल सिंबल है, वो इस्तेमाल करना आसान होता है। और एक एरो लगाते हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे ये रिएक्टेंट्स हो गया, तो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन लगाएं, जैसे ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है। कंपाउंड्स के बीच में भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि हम बात समझा रहा था कि रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन लगता है, और से यहाँ पे एरो का साइन मैंने लगाया यहाँ पे, या यहाँ पे एरो का साइन है। तो जब रिएक्टेंट्स को जोड़ दिया, हमने प्लस दिखाया, तो यहाँ पर रिएक्शन से पहले, सॉरी प्रोडक्ट को दिखाने से पहले यहाँ पर लगा देंगे और प्रोडक्ट की तरफ लगाएंगे। इस तरह कि इधर लगा दिए, जैसे कि हम लोग लिख दिए Mg प्लस O और ऐसे लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा, या कुछ और ऐसे वैसे, जिस तरफ प्रोडक्ट बन रहा है उस तरफ, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ, तब बैलेंसिंग आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बैलेंस केमिकल। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन हमने समझ गया कि केमिकल इक्वेशन कुछ होता नहीं है। यहाँ पे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं या केमिकल सिंबल लिखते हैं, एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का, केमिकल रिएक्शन का, और रिप्रेजेंटेशन है। तो ये चीज़ समझ गया, केमिकल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग केमिकल फार्मूला और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, यानी कहने का मतलब जो Mg प्लस O है, ये ऐसे MgO, तो ये हमारा ऐसे बैलेंस्ड है नहीं, क्योंकि O2 होता है ये Mg प्लस O2। तो हमारे पास यहाँ पे ना, यहाँ पे ये तो है नहीं, यहाँ पे 2 एटम्स नहीं है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पे 2 एटम्स नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2MgO हो जाएगा। तो लेकिन फिर मैग्नीशियम एक तरफ ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये हम लोग लगाना पड़ेगा 2Mg प्लस O2, तब 2MgO बनेगा। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो समझे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जिसके दोनों तरफ, यानी रिएक्टेंट्स में भी जो एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स, और एलिमेंट तो बदलते नहीं हैं, तो और जो प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स हैं, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम्स का नंबर है, यानी कितना एटम्स है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, दोनों बराबर हो। जैसे Mg के 2 एटम्स है तो यहाँ पे भी 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो 2 एटम्स यहाँ पे भी है, ये बराबर हो। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक अनबैलेंस में जिसमें नहीं हो, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। और reactants और products में क्या होता है, उसका अनइक्वल नंबर होता है। देख सकते हैं, जैसे कि मैंने हटा दूंगा अगर 2 को, तो देखो यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड बन गया, यानी Mg का तो था लेकिन O2 का देख सकते हो, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या। चाहे हम आपको जैसे दिखा देते हैं, H2 प्लस O2 जो बनता है H2O,
H2 ये 2 है 2, ये वाटर का जो रिएक्शन है तो ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि H2 तो है दोनों तरफ, लेकिन O2 नहीं है। अगर 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यार तो समझ गया कि कैसे क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आई होप सो कि समझ में आया होगा मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन, ये बहुत आसान है। बैलेंसिंग आप लोग एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो बन जाएगा। स्टेप राइट वर्ड इक्वेशन, जो वर्ड इक्वेशन को हमने सबसे पहले लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन का जो भी है उसका हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखना है। लेट्स से और हम लोग वाटर का ही रिएक्शन लेते हैं, आसान है। तो वाटर हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इतना तो आप लोग को पता होगा कि यही दोनों को मिलकर वाटर बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एक सेकंड में देखो मेरा को है ना पीछे लिखना पड़ेगा ताकि बनेगा हाइड्रोजन, मैं हाइड्रो ही लिखता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। प्लस ये डॉट लगाया उसी के लिए, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो हम लोग को सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, उसका वर्ड इक्वेशन लिख लेना है। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हम लोग वर्ड में लिख लेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट्स हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये हमारा वाटर बनता है, वाटर या हम हाइड्रो ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। खैर आप लोग वाटर ही लिखें तो अच्छा रहेगा, फिर कन्फ्यूजन होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग ये लिख लिया, और फिर उसके बाद फॉर्मूला या जो केमिकल सिंबल अगर देखो हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका केमिकल सिंबल होता है, फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम लोग H2 में एग्जिस्ट करता है, एक एटम में नहीं होता है। एक एटम नहीं एग्जिस्ट करता है, 2 एटम मॉलिक्यूल इसका होता है, H2 + O2। और तो हम लोग ये लिख लेंगे। और वाटर का आप लोग को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, H2O। वाटर का ये हमारा हो गया केमिकल सिंबल, क्योंकि वाटर कंपाउंड है। तो इसका फॉर्मूला केमिकल फार्मूला हो गया, इसलिए उसको वाटर कंपाउंड है इसलिए हम फार्मूला बोलते हैं। अब देख सकते हैं तो यहाँ पे H2 है, तो हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे। या ऐसा लिस्ट बना सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट लिखो या रिएक्टेंट्स लिखो, मैं इतना समझाऊंगा तो टाइम लगा। चलो लेट्स मी एलैबोरेट। यहाँ पे आप लिखो रिएक्टेंट्स, मैं रिएक्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे आप लिखो प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और आप लोग लिखते चलिए जैसे भी यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एक और लाइन बनाएंगे, H2O हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने हैं, तो 2 हैं एटम्स, और प्रोडक्ट्स में भी 2 हैं। फिर यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन में 2 हैं लेकिन यहाँ पे 1 है, 1। तो हम लोग ने एक बना लिया, इसी को स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इसको ये जो लगा के बैलेंस करेंगे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, उसके पीछे वाले को। उतना आप लोग ना भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो यहाँ पे एक हमारे पास कम है, तो इधर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि बराबर हो जाए। तो यहाँ पे कभी भी नहीं लगाना है कि यहाँ पे लगा दिए, या जैसे MgO वाला था MgO, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐसे, वैसे नहीं कभी करना है। उसके पीछे लगाना होता है, कंपाउंड के पीछे ही लगाएंगे, या एलिमेंट के जैसे पीछे ऐसे लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो 2H2O हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, लेट मी अब ये अब दोबारा कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि हाँ 2 यहाँ पे अब हो गया। अब हुआ 2 लगाने के बाद, लेकिन यहाँ पे H2 हाइड्रोजन के तो 2 थे, अब हमने 2 लगा दिया तो 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 एटम हो जा रहा है, तो फिर ये देखो गड़बड़ हो जा रहा है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स में 4 हो जा रहा है, और हमारे पास 2 ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग 2 लगाएंगे यहाँ पे, तो 2H2 हो गया, देख सकते हो। तो अब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया, 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। यानी 4 हम लोग हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेंगे और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, हमारे पास क्या बनेगा, 2 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी 2H2O बनेगा। यही चीज़ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं, ताकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो 9th क्लास में पढ़े थे उसको फॉलो रहे, यानी वो उसको फॉलो करते रहें। क्योंकि लिए भाई डिस्ट्रॉय क्या हो जा रहा है, आखिर हम लोग अगर नहीं फॉलो करेंगे तो H2 + O2 आ रहा है, H2O, तो एक आइटम कहाँ जा रहा है, खत्म तो नहीं हो सकता है ना। हम लोग पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, तो कहाँ चला जा रहा है, इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हर चीज़ का डिफिनेशन जरूरी नहीं है। अब इक्वेशंस को इन्फॉर्मेटिव बनाना, तो आज 2-3 चीज़ें हैं इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे 3 चीज़ें, 2-3 नहीं, फिजिकल स्टेट हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे अब H2 है तो ये हम लोग गैस में ही ले रहे हैं, तो H2 गैस लिखेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये भी गैस है, ऑक्सीजन। बैलेंस में लिख दूंगा, बैलेंस कर ही देते हैं, 2H2 + O2 जो अभी समझाया है, और गिव्स H2O, 2H2O। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर हमको पता है, लिक्विड का फिजिकल, यानी हम लोग इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का हम लोग फिजिकल स्टेट्स दिखाएंगे। मैं आपको तीनों यहाँ पे अटैच कर दूँगा एडिटिंग से, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा कि इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 चीज़ें। तो जैसे अब ये हमारे पास लिक्विड बनेगा, तो लिक्विड के लिए हम लोग L साइन इस्तेमाल करते हैं, L, ठीक है। या तो ऐसे लिखो या सीधा नॉर्मल वाला L लिख सकते हो, मैं लिख दिया हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ये हमारे पास गैस हो गया, और हमारे पास वैसे ही सॉलिड के लिए S लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सॉलिड S, लिक्विड
एल, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गैस के लिए जी इस्तेमाल करते हैं जी। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस यानी पानी के साथ कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन, जैसे हमने ऊपर लिया था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या है पानी के साथ हम लोग एसिड को मिला रहे हैं या कोई भी सब्सटेंस को मिला रहे हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन हम AQ से लिखते हैं, यहाँ पे एक्वस पहले लिख देता हूँ मैं, एक्वस सॉल्व, तो इसका हम लोग सिंबल होता है AQ, ठीक है। और प्रेसिपिटेट का हम लोग AC लिखते हैं या PPT लिख सकते हैं, जो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। तो हम लोग इसको इन्फॉर्मेटिव इस तरीके से बना सकते हैं। और ये पहला स्टेप था कि फिजिकल स्टेट्स को, फिर हीट चेंजेस, अगर एक्सोथर्मिक इक्वेशन है, सॉरी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, मतलब हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉरी क्या दिखा सकते हैं, सॉरी वहाँ पे हम लोग हीट चेंजेस दिखा सकते हैं। कैसे? तो हम लोग लिख देंगे या तो प्लस हीट, नहीं तो यहाँ पे एरो पे हम लोग हीट अगर लग रहा है, जैसे अगर एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब होगा, तो हम लोग यहाँ पे हीट लिख सकते हैं। अरे यार क्या है, और अगर हीट उसमें रिलीज हो रहा है, जैसे CaO वाला था, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल 2। आप लोग जल्दी से सोच के बताइए कि ये केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये बैलेंस्ड है, देखो Ca हमारे पास दोनों तरफ ठीक है, एक ही है, यानी कैल्शियम हमारे पास एक एटम इधर है तो एक एटम इधर है, और ऑक्सीजन का 2 एटम्स हो गया, एक H2O का और एक इधर का। तो यहाँ पे होल 2 लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो हाइड्रोजन तो 2 है ही और ऑक्सीजन भी 2 है, तो यानी ऐसे बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हीट भी निकल रहा था, तो हम लोग प्लस हीट लिख देंगे, प्लस हीट लिख देते हैं, या प्लस एनर्जी भी लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, सूचित कर सकते हैं कि हीट चेंजेस हो रहा है। और थर्ड है कि कंडीशन जिसके अंदर हो रहा है, अगर कोई एंडोथर्मिक है, जैसे अगर मैं A+B लेता हूँ, ये जनरल फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, तो अगर कोई कंडीशन के अंदर जैसे कि हीट अगर उसमें लग रहा है तब वो केमिकल चेंज हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे सॉरी, और AB बन रहा है, तो हम लोग इस पे लिख सकते हैं एरो के ऊपर या नीचे। या जैसे फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन होता है 6CO2 + 12H2O गिव्स अस क्या, ग्लूकोज आता है। तो उसमें क्या होता है, सनलाइट ऊपर लिख देंगे या नीचे भी लिख सकते हैं, और नीचे क्लोरोफिल, ठीक है। तो ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग चेंजेस को, इससे इन्फॉर्मेटिव बनता है। देखो बैलेंस तो कर दिए, लेकिन बैलेंस करने से हमको पता नहीं चल रहा कि क्या फिजिकल स्टेट्स था। अगर मैं यहाँ पे वाटर वाले रिएक्शन में मैं गैस ना लिखूँ और सिर्फ ये लिख दूँ, तो ये बैलेंस पहले हमको फिजिकल स्टेट्स नहीं पता चल रहा है, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ प्रोडक्ट्स का क्या है, फिजिकल स्टेट्स का क्या है। या जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें ये वाले इसमें रिएक्शन में, तो ये हमारे पास नहीं पता चल रहा है कि हाँ CaO क्या इसमें है और H2O है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ H2O अगर लिक्विड में है तो L लिख दूँ L, और यहाँ पे ये सॉलिड में होता है तो S लिख दूँ, और ये हमारे पास बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको AQ यहाँ पे साइड में हम लोग लिख रहे हैं, साइड में लिख दीजिएगा AQ ऐसे ब्रैकेट में करके। तो अब हमको पता चल रहा है ना कि भाई और हीट चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी हम लोग दिखा रहे हैं हीट लिख के। तो इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए सब चीज़ें करते हैं। अब फिर यही हो गया, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा बैलेंसिंग का, उस पर क्वेश्चंस आपको NCERT में मिल जाएंगे, या मैं आपको क्वेश्चंस अगर बोलिएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा, या आप इसी में लगा देखेंगे, अगर होगा तो मैं लगा दूँगा क्वेश्चंस। कुछ ज़्यादा हार्ड वाला नहीं लगाऊँ ताकि आपका मोटिवेशन ना टूटे। मैं 3 से 4 लगाऊँगा और आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर अब नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, उसमें हम लोग डायरेक्ट अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, 2 कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक बार में, फिर उसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, और लास्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा जाएगा। तो 3 लेक्चर आई थिंक सो लगेगा, 3 लेक्चर लगेगा, 2 एक में, फिर 2 एक में, फिर 2 हो गया, और एक लास्ट में पढ़ा जाएगा। तो 3 लेक्चर अभी और आएगा इसका। तो